आज हम करेंगे कहानी राजेंद्र बाला घोष द्वारा रचित धुलाई वाली कहानी। इस धुलाई वाली कहानी की लेखिका है बंग महिला, जिसका असली नाम है राजेंद्र बाला घोष। कहानी का प्रकाशन वर्ष 1907 ईस्वी में प्रकाशित हुई और राजेंद्र बाला घोष का जन्म 1882 ईस्वी में हुआ था। कहानी जो है, काशी के दशाश्वमेध घाट पर स्नान करके एक मनुष्य बड़ी व्यग्रता के साथ गोदोलिया की तरफ आ रहा था। यानी कि कहानी कहाँ से शुरू होती है? काशी जी के दशाश्वमेध घाट से। स्नान करके एक मनुष्य बड़ी व्यग्रता के साथ गोदोलिया की तरफ आ रहा था। एक हाथ में मैली सी तौलिया में लपेटी हुई भीगी धोती और दूसरी में सुर्ती की गोलियों की कई डिब्बियां और सुंगनी की एक पुड़िया थी। उस समय दिन के 11 बजे थे। क्या टाइम हुआ था? 11 बजे थे। एक हाथ में क्या थी? भीगी हुई धोती थी, तो दूसरे हाथ में सुर्ती की गोलियां की डिब्बी और सुंगनी की एक पुड़िया। गोदोलियों की बाई तरफ जो गली है, उसके भीतर एक और गली में थोड़ी दूर एक टूटे से पुराने मकान में वे जा घुसा। मकान के पहले खंड में बहुत अंधेरा था, पर ऊपर की जगह मनुष्य के वास उपयोगी थी। नवागत मनुष्य धड़ाधड़ाता हुआ ऊपर चढ़ गया। धड़धड़ाता हुआ ऊपर चढ़ गया। वहां एक कोठरी में उसने हाथ की चीजें रख दी और सीता सीता कहकर पुकारने लगा। क्या क्या है? कहती हुई एक 10 वर्ष की बालिका आ खड़ी हुई। यानी कि वो जो बालिका थी वो कौन थी? सीता थी। सीता की एज कितनी थी? 10 वर्ष। आ खड़ी। तब उस पुरुष ने कहा, सीता जरा अपनी बहन को बुला ला। अच्छा कहकर सीता गई और कुछ देर में एक नवीना स्त्री आकर उपस्थित हुई। उसे देखते ही पुरुष ने कहा, लो, हम लोगों को तो आज ही जाना होगा। इस बात को सुनकर स्त्री कुछ आश्चर्य युक्त होकर झुंझुराकर बोली, आज ही जाना होगा? यह क्यों? भला आज कैसे जाना हो सकेगा? ऐसा ही था तो सवेरे भैया से कह देते। तुम तो जानते हो कि मुंह से कह दिया, बस छुट्टी हुई। लड़की कभी विदा की होती तो मालूम पड़ता। आज तो किसी सूरत जाना नहीं हो सकता। ये किसने कहा? उस स्त्री ने आकर कहा। तुम आज कहती हो हमें तो अभी जाना है। यह बात यह है कि आज ही नवल किशोर कलकत्ते से आ रहा है। नवल किशोर क्या है? इसमें एक पात्र का नाम है। तो वो कहाँ से आ रहा है? कलकत्ते से। आगरे से अपनी नई बहू को भी साथ में लेके आ रहा है। नवल किशोर की जो बहू को कहाँ से लेकर आ रहा है नवल किशोर? आगरे से। तो पहले कलकत्ते का नाम आया, फिर आगरे का। इन्हें हमें नोट करते हुए चलना है। सो उन्होंने हमें आज ही जाने के लिए इशारा किया है। हम सब लोग मुगल सराय के साथ ही इलाहाबाद चलेंगे। इम्पोर्टेंट है। मुगल सराय के से साथ कहाँ चलेंगे? इलाहाबाद। उनका तार मुझे घर से निकलते ही मिला। इसी में झट से नहा धोकर लौट आया। बस अब करना ही क्या है? कपड़ा वपड़ा जो कुछ हो बांध बूंद कर घंटे भर में खा पी कर चली चलो। और जब हम तुम्हें विदा कराने आए हैं तो तब कल के बदले आज ही सही। हाँ, यह बात है कि नवल जो चाय करावे। क्या एक ही गाड़ी में न जाने से दोस्ती बट्टा लग जाएगी? अब तो किसी तरह रुकोगे नहीं, जरूर ही उनके साथ जाओगे। पर मेरे तो नाको दम आ जाएगी। क्यों? किस बात से? उनकी हंसी से और किस्से से। हंसी ठट्ठा भी राह में अच्छी लगती है, उनकी हंसी मुझे नहीं भाती। एक रोज मैं चौकी में बैठी पूड़ियाँ खा रही काट रही थी कि इतने में न जाने कहाँ से आकर नवल चिल्लाने लगे, ए बुआ, ए बुआ, देखो तुम्हारी बहू पूड़ियाँ खा रही हैं। मैं तो मारे शर्म के मर गई। हाँ, भाभी जी ने बात उड़ा दी। सही, वे बोली खाने पहनने के लिए तो आई ही हैं, पर मुझे उनकी हंसी बहुत बुरी लगी। ये कौन कह रही है? नवल किशोर की बहू। नवल किशोर के बारे में कह रही है। किससे? उस व्यक्ति से, वंशीधर से। ठीक है, तो वंशीधर की बहू कह रही है वंशीधर से कि मुझे नवल किशोर की जो है हंसी ठिठोरा अच्छा नहीं लगता। बस इसी से तुम उनके साथ नहीं जाना चाहती। अच्छा चलो, मैं नवल से कह दूंगा कि यह बेचारी कभी रोटी तक तो खाती ही नहीं, पूड़ियाँ क्या खाने लगी।
अब वंशीधर कह रहे हैं, इतना कहकर वंशीधर कोठरी के बाहर चले गए। तो एक पात्र इसमें कौन आया? वंशीधर। दूसरे पात्र का नाम है नवल किशोर, जो कलकत्ते से अपनी नई नवेली दुल्हन को लेकर आ रहा है, और वंशीधर भी अपनी दुल्हन को विदा करने गए थे, लेकर आ रहे हैं विदा कर कर। मैं तुम्हारे भैया के पास जाता हूँ, तुम रो रुलाकर इतना सुनते ही जानकी देई। अच्छा, जो ये वंशीधर की पत्नी का क्या नाम है? जानकी देई। तो ये स्त्री पात्र में एक तीसरा पात्र आया, जानकी देई। कितने पात्र हो गए? वंशीधर, वंशीधर की पत्नी कौन है? जानकी देई। और वंशीधर का मित्र है नवल किशोर, नवल किशोर। और जानकी देई की बहन है सीता, जो एक 10 वर्ष की बालिका है। सीता की आयु कितनी है? पेपर में पूछा जा चुका है, तो उसकी आयु सीता की 10 वर्ष है। नेक्स्ट है, उस दिन वंशीधर का जाना स्थिर हो गया। इतना सुनते ही जानकी देई की आंखें भर आई और आषाढ़ सावन की ऐसी झड़ी लग गई। यानी कि वह जानकी देई क्या रोने लग गई थी। वंशीधर इलाहाबाद के रहने वाले थे। वंशीधर कहाँ के रहने वाले थे? इलाहाबाद के। बनारस में उनकी ससुराल थी। स्त्री को विदा करने आए। ससुराल में एक साले, एक साली और सास के सिवा और कोई नहीं था। वेरी इंपॉर्टेंट कथन है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नवल किशोर की ससुराल में कौन कौन व्यक्ति थे? तो एक साला, एक साली और सास के सिवा और कोई नहीं था। यानी कि एक साला था, एक साली थी और एक सास थी। 3 मेंबर थे। नवल किशोर इनके दूर के नाते में ममेरा भाई था, पर दोनों में मित्रता का ख्याल अधिक था। दोनों में गहरी मित्रता थी। दोनों एक जान दो कालिब थे। यानी कि जो वंशीधर था और नवल किशोर थे, ये ममेरे भाई थे, लेकिन इनमें मित्रता क्या थी? गहरी थी। उसी दिन वंशीधर का जाना स्थिर हो गया। सीता बहन के संग जाने के लिए रोने लगी। माँ रोती धोती लड़की की विदा की सामग्री इकट्ठी करने लगी। जानकी देवी भी रोती ही रोती तैयार होने लगी। कोई चीज भूलने पर धीमी आवाज से माँ को याद भी दिलाती गई। 1 बजने पर स्टेशन जाने का समय आया। अब गाड़ी या इक्का लाने कौन जाए? ससुराल वालों की अवस्था अब आगे की सी नहीं कि 2-4 नौकर चाकर हर समय बने रहे। सीता के बाप के न रहने से काम बिगड़ गया था। पैसे वाले के यहाँ नौकर चाकरों के सिवा और भी 2-4 खुशामदी घेरे रहते हैं। छूचे कौन पूछे? एक कहानी है, सो भी इस समय कही गई। साले राम की तबीयत अच्छी नहीं है, वे हर घड़ी बिछोने से बातें करते हैं। किस पर भी आप कहने लगे, मैं ही धीरे धीरे जाकर कोई सवारी ले आता हूँ, नज़दीक तो है ही। वंशीधर बोले, यानी कि साला बीमार रहता है और खाट में लेटा रहता है, तो अब साला कह रहा है कि कोई बात नहीं, मैं ही धीरे धीरे जाकर कोई रिक्शा या सवारी ले आता हूँ। तो वंशीधर क्या कहते हैं, नहीं, तुम क्यों तकलीफ करोगे, मैं ही जाता हूँ। जाते जाते वंशीधर विचारने लगे कि इक्के की सवारी तो भले घर की स्त्रियों के बैठने लायक नहीं होती, क्योंकि एक तो इतने ऊंचे पर चढ़ना पड़ता है, दूसरे पराय पुरुष के संग एक साथ बैठना पड़ता है। मैं एक पाल की गाड़ी ही कर लूँ, उसमें सब तरह का आराम रहता है। पर जब गाड़ी वाले ने 1.5 रुपया किराया मांगा, तब वंशीधर ने कहा, चलो इक्का ही सही है, पहुंचने से काम है। कुछ नवल किशोर तो यहाँ के साथ है, नहीं इलाहाबाद में देखा जाएगा। वंशीधर इक्का ले आए और जो कुछ आसबाब था इक्के पर रखकर, यानी कि जो सामान था उसे इक्के पर रखकर आप भी बैठ गए। जानकी देव बड़ी विकलता से रोती हुई इक्के पर जा बैठी। पर स्थिर संसार में स्थिरता कहाँ, यहाँ कुछ भी स्थिर नहीं। इक्का जैसे जैसे आगे बढ़ता गया, वैसे जानकी की रुलाई भी कम होती गई। सिकरोल स्टेशन के पास पहुंचते पहुंचते जानकी अपनी आंखें अच्छी तरह पहुंच चुकी थी। तो और कौन से स्थान का स्टेशन आया? सिकरोल का स्टेशन। नेक्स्ट है, दोनों चुपचाप चले जा रहे थे कि अचानक वंशीधर की नजर अपनी धोती पर पड़ी।
और अरे एक बात तो हम भूल ही गए, कहकर पछता से उठे। इक्के वाले के कान बचाकर जानकी जी ने पूछा, क्या हुआ, क्या कोई जरूरी चीज भूल आए हो? नहीं, एक देसी धोती पहनकर आना था, सो भूल कर विलायती ही पहन आए। नवल जो है एक कट्टर स्वदेशी हुए हैं, न कि वे बंगालियों से भी बढ़ गए। देखेंगे तो दो चार सुनाए बिना न रहेंगे। और बात भी ठीक है, नाक बिलायती चीजें मोल लेकर क्यों रुपए की बर्बादी की जाए। देसी लेने से भी दाम लगेगा, और सही पर रहेगा तो देश में ही सही। जानकी जरा बोए टेढ़ी करके बोली, उह, धोती तो धोती, पहनने से काम क्या, यह बुरी है। इतने में स्टेशन के कुलियों ने आ घेरा। वंशीधर एक कुली करके चले। इतने में इक्के वाले ने कहा, इधर से टिकट लेते जाइए, पुल के उस पार तो ड्योढ़े दर्जे का टिकट मिलता है। वंशीधर फिरक कर बोले, अगर मैं ड्योढ़े दर्जे का ही टिकट लूँ तो? इक्के वाला चुप हो रहा। इक्के की सवारी देखकर इसने कहा, ऐसा कहा। यह कहते वंशीधर आगे बढ़ गए। यथा समय रेल पर बैठकर वंशीधर राजघाट पार करके मुगल सराय पहुंचे। देखिए, ये जो एक कथन है, ये आ रहे हैं, इन पे ध्यान से पढ़िए और इनके नोट्स बनाइए, ताकि पता चले कि कौन सा कथन कौन किससे कह रहा है। यहाँ पुल लांघकर दूसरे प्लेटफॉर्म पर जा बैठे। आप नवल से मिलने की खुशी में प्लेटफॉर्म के उस छोर से इस छोर तक टहलते रहे। देखते देखते गाड़ी का धुआं दिखलाई पड़ा। मुसाफिर अपनी अपनी गठरी संभालने लगे। रेल देवी भी अपनी चाल धीमी करती हुई गंभीरता से आ खड़ी हुई। वंशीधर एक बार चलती गाड़ी में ही शुरू से आखिर तक देख गए, पर नवल का कहीं पता नहीं। वंशीधर फिर सब गाड़ियों को तेहरा गए, भीतर घुस घुस कर एक एक डिब्बे को देखा, किंतु नवल न मिले। अंत को आप खिजला उठे और सोचने लगे कि मुझे तो वैसी चिट्ठी लिखी और आप न आया, मुझे अच्छा उल्लू बनाया। अच्छा, जाएंगे कहाँ, भेंट होने पर समझ लूंगा। सबसे अधिक सोच तो इस बात का था कि जानकी सुनेगी तो ताने पर ताना मारेगी, पर अब सोचने का समय नहीं। रेल की बात ठहरी। बंसीधर झट गए और जानकी को लाकर जनानी गाड़ी में बिठाया। वह पूछने लगी, कौन? जानकी देवी, नवल की बहू कहाँ है? अब जानकी देवी पूछने लगी, किससे? वंशीधर से, कि नवल की बहू कहाँ है? वह नहीं आए, कोई अटकाव हो गया, कहकर आप बगल वाले कमरे में जा बैठे। टिकट तो जोड़े का ही था, पर जोड़े दर्जे का कमरा कलकत्ते से आने वाले मुसाफिरों से भरा था, इसलिए तीसरे दर्जे में बैठना पड़ा। जिस गाड़ी में वंशीधर बैठे थे, उसके सब कमरों में मिलाकर कर 10-12 ही स्त्री पुरुष थे। समय पर गाड़ी छूटी। नवल की बातें और न जाने क्या अगड़ बगड़ सोचते गाड़ी कई स्टेशन पार कर मिर्जापुर पहुंची। पहले स्टेशन का नाम था सिकरोल स्टेशन पहुंची थी, अब कहाँ पहुंच गई? मिर्जापुर। मिर्जापुर में पेटराम की शिकायत हुई, यानी कि भूख लगी। उसने सुझाया कि इलाहाबाद पहुंचने में अभी देरी है। चलने में झंझट झंझट में अच्छी तरह उसकी पूजा किए बिना ही वंशीधर ने बनारस छोड़ दिया था, इसलिए आप झट प्लेटफॉर्म पर उतरे और पानी के बम्बे से हाथ मुंह धोकर एक खोचे वाले से थोड़ी सी ताजी पूड़ियाँ और मिठाई लेकर निराले में बैठ आपने उन्हें ठिकाना पहुंचाया। पीछे से जानकी की सुधाई। सोचा कि पहले पूछ ले, तब कुछ मोल लेंगे, क्योंकि स्त्रियां नटखट होती हैं, वे रेल पर खाना पसंद नहीं करती। पूछने पर वही बात हुई। तब वंशीधर लौटकर अपने कमरे में आ बैठे। यदि वे चाहते तो इस समय डोड़े में बैठ जाते, क्योंकि अब भीड़ कम हो गई थी, पर उन्होंने कहा थोड़ी देर के लिए कौन बखेड़ा करे। अब वंशीधर अपने कमरे में बैठे तो एक मुसाफिर अधिक देख पड़े। आगे वालों में से एक उतर भी गया था। जो लोग थे सब तीसरे दर्जे के योग्य जान पड़ते थे। अधिक सभ्य कोई थे तो बंशीधर ही थे। उनके कमरे के पास वाले कमरे में एक भले घर की स्त्री बैठी थी। वे बेचारी सिर से पैर तक ओढ़े, सिर झुकाए, एक हाथ लंबा घूंघट काढ़े, कपड़े की गठरी सी बनी बैठी थी। वंशीधर ने सोचा, इनके संग वाले भद्र पुरुष के आने पर उनके साथ बातचीत करके समय बितावेंगे। एक दो करके तीसरी घंटी बजी। तब वह स्त्री कुछ अकचकाकर थोड़ा सा मुंह खोलकर जंगले के बाहर देखने लगी। जो ही गाड़ी छूटी वे मानो कांपती उठी। रेल का देना लेना तो हो ही गया, अब उसको किसी की क्या परवाह। वह अपनी स्वाभाविक गति से चलने लगी।
प्लेटफॉर्म पर भीड़ भी न थी, केवल 2-4 आदमी रेल की अंतिम विदाई तक खड़े थे। जब तक स्टेशन दिखलाई दिया तब तक वह बेचारी भारी देखती रही, फिर अस्पष्ट स्वर से रोने लगी। उस कमरे में 3-4 प्रौढ़ ग्रामीण स्त्रियां भी थी। एक जो उसके पास ही थी कहने लगी, अरे इनकार मनई तो नाही आइलेन, हो देखो रोवल करथैन। तो ये कथन है, कौन कहने लगी है? स्त्रियां कह रही हैं। आप एक प्रौढ़ ग्रामीण स्त्रियां भी थी जो एक उसके पास ही थी, कहने लगी, अरे इनकर मनई तो नहीं आइलेन। वो कह रही है कि जो इनके साथ था वो तो आया नहीं, उसे देख लो। रोवल कर थाइन, वो कहाँ रह गया? दूसरी कहती है, अरे दूसरी गाड़ी में बैठा हुई है। पहली, दूर बोरई ई जनानी गाड़ी थेड़े है। तो ये कथन भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आजकल कथनों से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कूट बनाकर। दूसरी, तऊ हो भलू तो कहू, कहकर दूसरी भद्र महिला से पूछने लगी, कौन गाँव त्रिभु बेटा मिर्जेपुरा चढ़ी हऊ ने? इसके जवाब में उसने कहा, सो वह न सुन सकी। तब पहली बोली, हट हम पूछी लाने, हम कहाँ कहा त्रिभु हो, आर्य आए इलाहाबाद। दूसरी, इलाहाबाद कौन गाँव हो गया? पहली, अरे ना ही जान लू, प्रयाग जी जहाँ मनई मकर नहाए जाला। दूसरी, भला प्रयाग जी काहे न जानी, ले कहे के नाही, तोरे पंच के धर्म से 4 दाई नाहे चुकी हुई। ऐसा हो सोमवारी और गहन दका दका लाग रहा तउन तोरे काशी दी नहीं नाहे गई रे। तो इम्पोर्टेंट है ये सारे कथन इसमें। फिर पहली आवे जाए के तो अब तो जाता बटेले बाटेन फुन यह साइत तो बेचारो विपत ने पहिल बाटली, हे हम पंचा हई राजघाट टिकस कटली मोगल के सराय, उतर ली ही हो दे पुनः चढ़ी ली। दूसरी कहती है, ऐसे एक दाएं हम आवत रहे, एक मिली औरो मोरे संगे रही, दाकोने टिसनिया पर उकर मलिकवा उतरे से की जुरत ही है, गड़िया खुली, अब भैया उगरा फाड़ फाड़ नरिया आए, ए साहब गाड़ियाँ खड़ी कर, ए साहेब गाड़ियाँ तनी खड़ा कर, भला गड़िया दही नाती काहे के खड़ी होए। पहली, ओ महरूलवा बड़ी उजबक रहल, भला केहू के चिल्लाए से रेली ओ कहू खड़ी होला। इसकी इस बात को कुल कमरे वाले हंस पड़े। अब जितने पुरुष स्त्रियां थी एक से अनोखी बातें कहकर अपने अपने तजुर्बे बयान करने लगी। बीच बीच में उस अकेली अबला की स्थिति पर भी दुख प्रकट करती जाती। जो वो अबला के बारे में बात कर रही थी वो कौन थी? वो नवल किशोर की बहू थी। तीसरी स्त्री बोली, टिकसिया पल्ले बाय के कहना ही, हे साहेबवा सुनी तो कलकत्ते ताइले मसूलिया ले, अरे यो तो नाही की दूर से आवत रायले न फरागत के बदे उतर लेन। चौथी, हम तो इनके संग के आदमी को देखो वे न की हो गोइया। तीसरी, हम देखे रही लो मजे एक टोपी दिए ले रहलेन को। इस तरह उनकी बेसिर पैर की बातें सुनते सुनते बंसीधर ऊब उठे। तब वे उन स्त्रियों से कहने लगे, कौन? बंसीधर, तुम तो नाक उन्हें भी डरा रही हो, जरूर इलाहाबाद तार गया होगा और दूसरी गाड़ी से वे भी वहां पहुंच जाएंगे। मैं भी इलाहाबाद ही जा रहा हूँ, मेरे संग भी स्त्रियां हैं जो ऐसी ही है, तो दूसरा गाड़ी के आने तक मैं स्टेशन ही पर ठहरा रहूंगा। तुम लोगों में से यदि कोई प्रयाग उतरे तो थोड़ी देर के लिए स्टेशन पर ठहर जाना, इनको अकेला छोड़ देना उचित नहीं। यदि पता मालूम हो जाएगा तो मैं इन्हें इनके ठहरने के स्थान पर भी पहुंचा दूंगा। वंशीधर की इन बातों से उन स्त्रियों की वाकधारा दूसरी ओर बह चली। हाँ, यह बात तो आप भली कही। नहीं भैया, हम पंचे काई के केहू से कुछ कही, अरे एक के एक करत न बाय तो दुनिया चलत कैसे बाय, इत्यादि ज्ञान गाता होने लगी। कोई कोई तो उस बेचारी को सारा मिलते देख खुश हुए तो कोई कोई नाराज भी हुए। क्यों सो मैं नहीं बतला सकती। उस गाड़ी में जितने मनुष्य थे सभी ने इस विषय में कुछ न कुछ कह डाला। पिछले कमरे में केवल एक स्त्री जो फरासी छीट की धुलाई ओढ़े अकेली बैठी थी, कुछ नहीं बोली।
कभी कभी घूंघट के भीतर से एक आंख निकालकर वंशीधर की ओर वह ताक देती थी और सामना हो जाने पर फिर मुंह फेर लेती। वंशीधर सोचने लगे, ये क्या बात है, देखने में तो यह भले घर की मालूम होती है, पर आचरण इसका अच्छा नहीं। गाड़ी इलाहाबाद के पास पहुंचने को हुई। वंशीधर उस स्त्री को धीरज दिलाकर आकाश पाताल सोचने लगे। यदि तार में कोई खबर न आई होगी तो दूसरी गाड़ी तक स्टेशन पर ही ठहरना पड़ेगा, और जो उससे भी कोई न आया तो क्या करूँगा। जो हो गाड़ी नैनी से छूट गई। अब साथ ही उनकी अशिक्षिता स्त्रियों ने फिर मुंह खोला। कह भैया, जो केहू बिना टिकस के आवत होए तो ओकार का सजाए होला। अरे ओका ही नाही चाहत रहा कि मेहरारू के तो बैठा दिलेन और अपुआ तंगनु टिकस ले के चल दिलेन। किसी किसी आदमी ने तो यहाँ तक दौड़ा मारी कि रात को बंसीधर इसके जेवर छीन कर रफचक्कर हो जाएंगे। उस गाड़ी में एक लाठी वाला भी था। उसने खुल्लम खुल्ला कहा, बाबूजी कुछ हमरो भी साझा है। इसकी बात पर वंशीधर क्रोध से लाल हो गए। उन्होंने इसे खूब धमकाया। उस समय तो वे चुप हो गए, पर यदि इलाहाबाद उतरता तो वंशीधर से बदला लिए बिना न रहता। वंशीधर इलाहाबाद में उतरे। एक बुढ़िया को भी वहीं उतरना था। उससे उन्होंने कहा कि उनको भी अपने संग उतार लो। फिर उस बुढ़िया को उस स्त्री के पास बिठाकर आप जानकी को उतारने गए। जानकी से सब हाल कहने पर वह बोली, अरे जाने भी दो, किस बखेड़े में पड़े हो। पर वंशीधर ने न माना। जानकी को और उस भद्र महिला को एक ठिकाने बिठाकर आप स्टेशन मास्टर के पास गए। वंशीधर के जाते ही वह बुढ़िया, जिससे उन्होंने रखवाली के लिए रख छोड़ा था, किसी बहाने से भाग गई। अब तो वंशीधर बड़े असमंजस में पड़े। टिकट के लिए बखेड़ा होगा, क्योंकि वह स्त्री बेटिकट है। लौट कर आए तो किसी को न पाया। अरे ये सब कहाँ गए, यह कहकर चारों तरफ देखने लगे। कहीं पता नहीं। पर इस पर वंशीधर घबराए। आज कैसी बुरी साइट में घर से निकले कि एक के बाद दूसरी आफत में फंसते चले आ रहे हैं। इतने में अपने सामान उस धुलाई वाली को आते देखा। तू ही उन स्त्रियों को कहीं ले गई, इतना कहना था कि धुलाई से मुंह खोलकर नवल किशोर खिला उठे। यानी कि जो धुलाई वाली थी वो कौन था, नवल किशोर था। अरे ये क्या, सब तुम्हारी ही करतूत है, अब मैं समझ गया। कैसा गजब तुमने किया, ऐसी हंसी मुझे नहीं अच्छी लगती। मालूम होता कि वह तुम्हारी ही बहू थी। अच्छा तो वे गई कहाँ। वे लोग तो पालकी गाड़ी में बैठा दी हैं। तुम भी चलो। नहीं, मैं सब हाल सुन लूँगा तब चलूँगा। हाँ यह तो कहे, तुम मिर्ज़ापुर में कहाँ से आ निकले। मिर्ज़ापुर नहीं, मैं तो कलकत्ते से ही, बल्कि मुगल सराय से तुम्हारे साथ चला आ रहा हूँ। कौन कह रहा है, नवल किशोर कह रहा वंशीधर से। तुम जब मुगल सराय में मेरे लिए चक्कर लगाते थे तब मैं डोड़े दर्जे में ऊपर वाले बेंच पर लेटे तुम्हारा तमाशा देख रहा था। फिर मिर्ज़ापुर में जब तुम पेट के धंधे में लगे थे तो मैं तुम्हारे पास से निकल गया और तुमने न देखा। मैं तुम्हारी गाड़ी में जा बैठा, सोचा कि तुम्हारे आने पर प्रकट होऊंगा। फिर थोड़ा और देख ले करते करते यहाँ तक नौबत पहुँची। अच्छा अब चलो, जो हुआ सो उसे माफ़ करो। यह सुन वंशीधर प्रसन्न हो गए। दोनों मित्रों में बड़े प्रेम से बातचीत होने लगी। वंशीधर बोले, मेरे ऊपर जो कुछ बीती सो बीती, पर वह बेचारी जो तुम्हारे से गुणवान के संग पहली ही बार रेल से आ रही थी, बहुत तंग हुई। उसे तो तुमने नाक रुलाया, बहुत ही डर गई थी। नहीं जी नहीं, डर किस बात का था, हम तुम दोनों गाड़ी में न थे। हाँ, पर यदि मैं स्टेशन मास्टर से इतला कर देता तो बखेड़ा खड़ा हो जाता न। अरे तो क्या, मैं मर थोड़ी गया था। 4 हाथ की धुलाई की बिसात की ही कितनी। इसी तरह बातचीत करते करते दोनों गाड़ी के पास आ गए। देखा तो दोनों मित्र वधुओं में खूब हंसी हो रही है। जानकी कह रही थी, अरे तुम क्या जानो, इन लोगों की हंसी ऐसी कि हंसी में किसी के प्राण भी निकल जाए। ये कथन इम्पोर्टेंट है। ये कौन कह रही है, ये कह रही है जानकी देई, नवल किशोर की बहू से, कि तुम क्या जानो, इनकी हंसी तो ऐसी है कि किसी के प्राण भी निकल जाए। खैर दोनों मित्र अपनी अपनी घरवाली को लेकर राजी खुशी घर पहुंचे और मुझे भी इनकी ये राम कहानी लिखने से छुट्टी मिली। अब पढ़ेंगे इससे महत्वपूर्ण तथ्य। धुलाई वाली के लेखक है बंग महिला।
दुलाई वाली कहानी का प्रकाशन 1907 ईस्वी में, और ये किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? सरस्वती पत्रिका में। कुंभ में छोटी बहू 1906, भाई बहन 1908, दालिया 1909, हृदय परीक्षा, ये इनकी प्रमुख कहानियाँ। किसकी? बंग महिला की। बंग महिला का जन्म 1882 ईस्वी में हुआ और इनका पूरा नाम राजेंद्र बाला घोष था। आरंभिक दौर की महिला कथाकारों में प्रमुख इनकी पुस्तक कुसुम संग्रह का संपादन आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किया। इम्पोर्टेंट है। आरंभिक दौर की महिला कथाकारों में प्रमुख जो इनकी पुस्तक कुसुम संग्रह का संपादन किसने किया था? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। विषय वस्तु नवल किशोर द्वारा अपने मित्र वंशीधर से रेल में किए गए मजाक की सरस कहानी है। काशी बनारस के लोगों के जीवन पर प्रकाश डाला गया है। बनारसी शौक और बोली का समावेश किया गया है। विभिन्न परिस्थितियों में इंसान की दिनचर्या का चित्रण है। काशी से इलाहाबाद की यात्रा का इसमें वर्णन किया गया है। दो मित्रों के हंसी मजाक एवं व्यवहार का चित्रण है। दोनों में गहरी मित्रता, दोनों एक जान दो काबिल है। अब इसमें मुख्य पात्र है वंशीधर है, और वंशीधर किसका पति है? जानकी देवी का। नवल किशोर है, नवल किशोर के मित्र हैं वंशीधर, जो दोनों में आपस में क्या है? बहुत प्रेम है। नवल किशोर वंशीधर के घनिष्ठ मित्र हैं, विनोद प्रिय, खूब हंसी मजाक करने वाले। कलकत्ते से नई बहू को लेकर चले थे और वंशीधर को तार भेजा था कि उन्हें ट्रेन में मिले। वंशीधर कौन है? और ये नवल किशोर जो है ये कट्टर स्वदेशी है। जानकी है जो वंशीधर की पत्नी है, उन्हें नवल किशोर का हंसी मजाक पसंद नहीं। किसे? जानकी को। हालांकि जानकी उसमें नवल के प्रति कोई दुराचार नहीं है, यानी कि कोई दुराविचार या दुराभाव नहीं है। पारंपरिक भारतीय नारी थी। ससुराल से विदा होने पर रोने जैसे संस्कार में विद्यमान थे। किसमें? जानकी देवी में। गौण पात्र में है नवल किशोर की बहू है, सीता है जो जानकी देवी की बहन है। कहारी ने जानकी के मायके में नौकरानी है। ट्रेन में 2-3 महिला सहयात्री बनी। कहानी में स्थानों का नाम पर किन किन स्थानों का नाम आया? नंबर 1 दशाश्वमेध घाट का, गोदोलियो बनारस कलकत्ता का, मुगल सराय का, इलाहाबाद, प्रयाग या प्रयाग, ये इनके कहानी में स्थानों के नाम आए। दूसरा है विशेष। दुलाई अर्थात एक प्रकार की चादर या चुनरी जिसे घूंघट के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। यथार्थ चित्रण, पात्रानुकूल भाषा और स्थानीयता के रंगों से भरी हुई यह कहानी आज भी जीवंत। बनारसी बोली के संवाद ट्रेन में औरतों के कदम कहानी की मिठास बढ़ा देते हैं। प्रमुख उदाहरण दिए गए हैं। कौन कौन से इनमें उदाहरण आए ये हम सब पढ़ चुके हैं उसमें कहानी में। पहला उदाहरण था, अरे इनकर मनई तो नाई आइलैंड हो देखो रोवल करते। प्रयाग जी जहाँ मनई मकर नहाए जाला। नाक विलायती चीज़ें मोल लेकर क्यों रुपए की बर्बादी की जाए। देसी लेने से दाम लगेगा सही पर रहेगा तो देश में। ये किसका कथन है? तो ये है वंशीधर का। खैर दोनों मित्र अपनी अपनी घरवाली को लेकर राजी खुशी पहुंचे और मुझे भी उनकी ये राम कहानी लिखने से छुट्टी मिली। लेखक कहता है, पहली ऊ मेहरुआ बड़ी उजबक रहला, बला के ऊ के चिल्लाए से रेती हो कौन खड़ी होला। उस गाड़ी में एक लाठी वाला भी था जिसने खुल्लम खुल्ला कहा, बाबूजी कुछ मारो भी साजा है। वह बुढ़िया जिसे उन्होंने रखवाली के लिए रख छोड़ा था, किसे? नवल किशोर की बहू के पास एक बुढ़िया को छोड़ा था, तो किसने छोड़ा था? वंशीधर ने। तो वह भी किसी बहाने से वहां से भाग गई थी। तो वही उन स्त्रियों को कहीं ले गई है। इतना कहना था कि दुलाई वाली से मुंह खोलकर नवल किशोर खिलखिला उठा। तो ही उन स्त्रियों को लेकर ये किसने कहा? वंशीधर ने कहा। दुलाई की बिसात ही कितनी। अरे तुम क्या जानो, इन लोगों की हंसी ऐसी ही होती है। हंसी में किसी के प्राण भी निकल जाए तो इन्हें क्या ध्यान। तो ये जानकी देवी का कथन है। जानकी देवी किससे कह रही है? नवल किशोर की बहू से। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिलती रहे। और हम ये सारी कहानी 21 की 21 कहानी पूरी करेंगे कंप्लीट जो हमारे सिलेबस में लगी है।